हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे जो बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसके नवा दिन में जो करेंट अफेयर में जो होमवर्क मिला है परीक्षा मंथन बुक से पेज नंबर 46 से लेकर 50 तक, इसी का आज क्लास देखेंगे। ये सभी होमवर्क है जो सर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। यही वो बुक है करेंट अफेयर के लिए जो सर के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको होमवर्क दिया रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पेज नंबर दिया गया है, कितना नंबर पेज है? 46 से 50 तक। भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि, सिपरी रिपोर्ट। ये क्या है? सिपरी रिपोर्ट। अच्छा, सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए जून 2024 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 परमाणु हथियारों के साथ अब भारत दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों के रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। मतलब पाकिस्तान को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है। अगला पॉइंट है भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 में भारत के पास 164 परमाणु वारहेड थे, जो जनवरी 2024 में बढ़कर 172 हो गए हैं। इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों में 6ठे स्थान पर आ गया है। भारत की रैंकिंग कौन से स्थान पर आ गई है? 6ठे स्थान पर आ गई है। अगला पॉइंट है विदित हो कि परमाणु क्षमता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। मतलब फर्स्ट रैंक पर यूएसए है, उसके बाद सेकेंड रूस, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ फ्रांस, 5 चीन और 6 भारत है। और 7वां में पाकिस्तान, 8वां में उत्तर कोरिया और 9वां में इजराइल का स्थान है। अगला पॉइंट देखिए, पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान ने वारहेड की संख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की है। यहाँ कुल 170 परमाणु वारहेड है और इंडिया के पास कितना है? तो इंडिया के पास 172 है, 2 एक्स्ट्रा है इंडिया के पास, इसीलिए ये 7वां से 6ठा के पास आ गया है। अगला पॉइंट है भारत ने पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत पहली बार संभाली है। देखिए पॉइंट है पहला, हाल ही में भारत के कार्यकाल 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। यह पहली बार है कि भारत 2003 में अपनी स्थापना के बाद से कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला पॉइंट है कोलंबो प्रोसेस के बारे में कुछ जानकारी है। देखिए क्या जानकारी है। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल के देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रोसेस है। अगला पॉइंट, यह एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है जो प्रवासन के संबंध में सुधार और प्रवासी श्रमिकों के अधिकार की रक्षा पर चर्चा की सुविधाएं प्रदान करती है। यह प्रवासी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रस्तावों के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करती है। विदित हो कि कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य राज्य और 8 पक्षपक राज्य है। कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य राज्य और 8 पर्यवेक्षक राज्य है। देखिए 12 सदस्य देश कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। 12 सदस्य कौन है? एक बार फिर से देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। और 8 प्रक्षेप देश है। ये पर्यवेक्षक देश कौन कौन है? बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया, कतर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा।
और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। अगला पॉइंट है हांगकांग द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध। कुछ दिन पहले वो चर्चा में रहा था। देखिए, अप्रैल 2024 में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाला उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हो कि इससे पूर्व भारत के कुछ मसाला उत्पाद पर इसी प्रकार के प्रतिबंध सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा भी हाल ही में लगाए गए थे। वह कौन सा 2 कंपनी है, याद रखिएगा, एवरेस्ट और एमडीएच। कौन सा केमिकल पाया गया है, तो एथिलीन ऑक्साइड। अगला पॉइंट, उल्लेखनीय है कि एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए किया जाता है। एथिलीन का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए किया जाता है। इसका दुष्प्रभाव क्या है? एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में प्रयोग कीटनाशक और स्टेरलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। यह मुख्य रूप से मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अवसाद तथा आँखों एवं श्लेष झिल्ली को प्रभावित करता है। अगला टॉपिक है रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल। शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शामिल हुआ है। पहला पॉइंट है 1 अप्रैल 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोप का आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। यानी कि यहाँ यात्रा करने के लिए कोई आईडी चेक नहीं किया जाता है। यह दोनों देश के यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण भूमि सीमा पर जांच जारी रहेगा, जिससे अवैध प्रवास की चिंताओं के कारण लंबे समय से उनकी कोशिश को अवरुद्ध कर रखा है। शेंगेन क्या है, आइए जानते हैं शेंगेन के बारे में। शेंगेन एक यूरोपीय वीजा मुक्त क्षेत्र है जिसमें 29 देश शामिल हैं, जिन्होंने आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है और इसके बजाय बाहरी सीमाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। शेंगेन क्षेत्र के नागरिकों को इस क्षेत्र में एक देश से दूसरे देश में जाने की अनुमति है, जैसे कि पूरा क्षेत्र एक ही देश हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव। 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे, मानवाधिकारों का सामना करे और सुरक्षा और भरोसेमंद हो। एआई तकनीक के तेजी से विकास ने इस संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है, जिसमें मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव शामिल है। यह प्रस्ताव एआई के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें द्वारा की गई पहलों की श्रृंखला में नवीनतम है। क्या नवीनतम है? तो यही एआई इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक प्रस्ताव। प्रस्ताव के क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रस्ताव में कई प्रमुख उद्देश्य को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें शामिल है विकसित और विकासशील देश के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों के पास एआई से लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताएं हो, मानवाधिकारों की रक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी होनी चाहिए। जोखिमों और संभावित नुकसान के लिए एआई की निगरानी करना,
गोपनीयता नीतियों को मजबूत बनाना और वैश्विक सहयोग करना। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता व बाइबल लेकर ली शपथ। ब्रिटेन में जो भारतवंशी संसद है, मतलब भारतीय मूल का जो संसद है, वह गीता और बाइबल के साथ शपथ ग्रहण किया है। देखिए पहला पॉइंट है, ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई है, आप सभी जानते हैं, और इसके नेता कियर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कियर स्टारमर, इसे याद रखिएगा। चुनाव में ऋषि सुनक समेत कई भारतवंशी भी संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भारतीय मूल के सांसदों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा अपने हाथ में भगवत गीता, सुंदर गुटका और बाइबल लेकर की है। अगला पॉइंट देखिए, संसदीय चुनाव में अपनी कैम्ब्रिजशायर सीट गंवाने वाले पूर्व सांसद सलैया वारा ने स्पीकर लिंडसे हायल को भगवत गीता की एक नई प्रिंट भेंट की। इसे हाथ में लेकर संसद की सदस्यता ग्रहण करने वाले में ऋषि सुनक ब्रिटिश भारतीय सांसदों में से एक थे। लिसेस्टर से चुनी गई कंजर्वेटिव पार्टी की शिवानी राजा और वेल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण ने भी शपथ के लिए गीता को चुना। अगला पॉइंट है, कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज बॉब ब्लैकमैन ने गीता और किंग्स जेम्स बाइबल दोनों को रखा। सिख समुदाय से आने वाली प्रीत कौर गिल ने शपथ के दौरान सुंदर गुटका को हाथ में रखा। अगला टॉपिक है, बेलारूस आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बना है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि CSO का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। पॉइंट देखिए, 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 24वें SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट शिखर सम्मेलन के दौरान CSO सदस्य देशों के नेताओं ने CSO काउंसिल ऑफ हेड्स स्टेट के एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और बेलारूस के प्रवेश की अंतिम रूप दिया और उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। इसके साथ ही बेलारूस गणराज्य आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि CSO का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया, जो एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। अगला पॉइंट देखिए, विदित हो कि CSO के 2024 के अध्यक्ष कजाकिस्तान गणराज्य ने 3 से 4 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 24वें CSO-CHS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका विषय क्या था? विषय था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, स्ट्रीविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने 2024-25 के लिए CSO की अध्यक्षता संभाली है। कौन संभाली है? चीन ने संभाली है। किंगदाओ को 2024-25 के लिए CSO की पर्यटन और संस्कृति राजधानी नियुक्त किया है। इजराइल लिस्ट ऑफ शेम में शामिल हुआ। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से इस सूची को अभी जारी नहीं किया गया है। इस सूची में कौन कौन देश शामिल है? तो इजराइल और हमास को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। इसमें पहले रूस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हराम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। पिछले साल रूस को इस सूची में शामिल किया गया और इस साल इजराइल और हमास को शामिल किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी सूची अभी जारी नहीं किया गया है। क्या है लिस्ट ऑफ शेम? क्या है लिस्ट ऑफ शेम? में सशस्त्र संघर्ष के बच्चों के खिलाफ कथित अधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है।
इजराइल पर बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पेट्रो डॉलर सौदा क्या है? पेट्रो डॉलर सौदा ये देखते हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे न बढ़ने का फैसला किया है। आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। यह सौदा हाल ही में समाप्त हो गया। क्या है? पेट्रो डॉलर डील। देखिए क्या है। इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचना था। इस करार के तहत सऊदी अरब अमेरिका के तेल अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएस डॉलर में बेचने के लिए सहमत हुआ था। बदले में अमेरिका की तरफ से उसे सैन्य सहायता और हथियार दिए जाते थे। पेट्रो डॉलर का मतलब वो डॉलर जो तेल बेचने वाले देश जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से मिलता था। लैली ने पहली बार सुंदरी का ताज जीता। पहली बार एआई सुंदरी का ताज कौन जीता है? लैली, एआई सुंदरी। हिजाब पहनने वाली मॉस्को की केंजा लैली ने हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम किया है। मिस एआई मॉडल कौन है? आइली, आइली नहीं लैली। यह कहाँ की है? मॉस्को की। वह एआई जनित मॉडल है जिनकी सुंदरता देखकर नकली असली में फर्क करना मुश्किल है। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैन व्यू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की लालिया दूसरे तथा पुर्तगाल की अलिविया ने तीसरे स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान किसने किया है? तो आप सभी जानते हैं, मॉस्को की लैली ने। दूसरा स्थान फ्रांस की ललीना ने और तीसरा स्थान पुर्तगाल की अलिविया ने यह अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड? तो एआई सुंदरी का अवार्ड जीता है। यह ताज पहनने के लिए प्रतियोगिताओं को उनकी सुंदरता, तकनीक और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया। इसके अलावा मॉडल बनाने वाले को एआई टूल की कितनी समझ है इसे रखा गया। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ। यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया। 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी प्रदान की। अबू धाबी के कसर अल वतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद इसकी घोषणा की। अगला पॉइंट है, यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा एक दीर्घकालीन निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? आइए देखते हैं। 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियन देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। समझ गए किस लिए शुरू किया गया? अगला पॉइंट है, यह भारत द्वारा शुरू किया गया एक निकासी अभियान है जिसके तहत हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालना है। कहाँ फंसे हुए? हैती देश में फंसे हुए भारतीयों को निकालना है। अगला पॉइंट है, विदेश मंत्रालय के अनुसार हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय फंसे हुए हैं और उनमें से लगभग 60 ने भारत लौटने के लिए भारतीय अधिकारियों के पास पंजीकरण कराया था। अगला पॉइंट है, पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हैती में भारत का कोई राजनीतिक दूतावास नहीं है। कोई भी राजनीतिक दूतावास एम्बेसडर नहीं है। हैती में यह कार्रवाई पड़ोसी देश
डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की निगरानी में की गई। हाल ही में भारत द्वारा किए गए निकासी अभियान, कौन कौन निकासी अभियान किया गया? पहला देखिए ऑपरेशन अजय, यह 2023 में किया गया था। इसे फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत किया गया था। अगला पॉइंट है ऑपरेशन कावेरी, यह भी 2023 में हुआ। गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। अगला देखिए ऑपरेशन गंगा, यह 2022 में किया गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, यह 2021 में हुआ। अफगानिस्तान सरकार के पतन और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू की गई। समझ गए? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एवं भारत, 10 मार्च 2024 को भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल है। यह समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करना और वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार बढ़ाना है। यह एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। वर्ष 2014 के बाद यह भारत का चौथा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा समझौता किया गया था। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी मिली है। इसके पॉइंट क्या क्या है देखिए। थाईलैंड की संसद के निचले सदन में हाल ही में एक विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया, जिसमें समलैंगिक विवाह समेत किसी भी लैंगिक पहचान के लोगों के बीच विवाह संबंध को मान्यता दी गई है। इस विधेयक के कानून बनाने के साथ थाईलैंड किसी भी लैंगिक पहचान वाले जीवन साथियों के समानता के अधिकार को कानूनी मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड समलैंगिकता पर जीवन साथी बनाने का अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट, विधेयक में ग्रामीण और व्यावसायिक संहिता में संशोधन कर पुरुषों और महिलाओं तथा पति और पत्नी शब्दों की जगह लोग और वैवाहिक जीवनसाथी शब्द डाले गए हैं। यह विधेयक LGBTQ+ दंपत्ति को पूरी तरह कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करेगा। म्यांमार सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया। म्यांमार सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया। देखिए क्या है यह सैन्य सेवा कानून। म्यांमार की सैन्य सरकार ने करीब 1 दशक पुराने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून को हाल ही में लागू कर दिया। इसके तहत युवक युवतियों को इसके लिए बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल तक सेना में सेवा देनी होगी। मतलब म्यांमार में 2 साल फौज में रहना अनिवार्य कर दिया। अगला पॉइंट है, हाल ही में लागू किया गया यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और इस बारे में घोषणा सरकारी टेलीविज़न पर की गई। यह कदम इस बात को स्वीकार्य है कि सेना अपने शासन के खिलाफ देश भर में सशस्त्र प्रतिरोध का सामना कर रही है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल मिन तुन ने एक बयान में कहा कि म्यांमार के मौजूदा हालात के चलते यह कानून लागू किया गया है। समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन। जनवरी 2024 में भारत ने विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर लैंगिक समानता, बराबरी और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा की। यह बिल
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित गठबंधन है। इसका संचालन CII सेंटर फॉर वुमेन्स लीडरशिप द्वारा किया जाएगा। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास शवब इस पहल के पूर्ण समर्थन के साथ भागीदारी बनने पर सहमत हुए। अगला पॉइंट है, वैश्विक भलाई के लिए बने इस गठबंधन को मास्टर कार्ड, उबर, टाटा, TVS, वायर, गोदरेज, सिमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नोवर्तिस, IMD लॉसेन और CII के माध्यम से उद्योग जगत के 10,000 से अधिक भागीदारियों से समर्थन मिला है। भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024। भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024 में क्या है, 7 जनवरी 2024 को जेद्दा में भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय हज समझौता जो है 2024 पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय महिला, बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय महिला, बाल विकास और अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी से याद रखिएगा, तथा विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन एवं सऊदी अरब के हज और उमारा मंत्री तौफीक बिन मौजान अल रबिया ने हस्ताक्षर किया। इस हज यात्रा 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा तय किया गया है। इसमें हज समिति के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए 1,40,020 सीट आरक्षित की गई है। 35,005 हज यात्रियों को निजी ऑपरेटरों के माध्यम से अनुमति दी गई। स्मृति ईरानी ने 8 जनवरी 2024 को जेद्दा में सऊदी अरब और उमारा मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित हज और उमरा सम्मेलन के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है।